औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी हजरात का यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में खैर मकदम है। आज हम इंशाअल्लाह इंसान की सेहत पर बैरूनी हालात और मुख्तलिफ अवामिल फैक्टर्स के ज़रिए सेहत पर पड़ने वाले असरात के बारे में समझेंगे। हम जिस माहौल में रहते हैं, वहाँ की हवा, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के जरासीम, वहाँ की ताबकारी, वहाँ के फजलात, वहाँ के मेडिकल वेस्ट किस तरीके से इंसान की ज़िंदगी को और सेहत को असरअंदाज करते हैं, इसी को बयान करता हुआ ये चैप्टर है। यह खुसूसी तवज्जो का हामिल है, एक जनरल सेहत से भी जुड़ा हुआ है और एक हकीम और डॉक्टर को इसकी मजीद जानकारी लाजमी है। इस तस्वीर में पानी की आलूदगी को दिखाया गया है, किस तरीके से मुख्तलिफ मादनियात मसलन आयरन, कैल्शियम वगैरह जब हल हो जाते हैं तो सेहत पर असरात पड़ता है, और साथ ही इसको किस तरीके से आलूद पानी को, गंदा पानी को साफ करेंगे, ये भी बताया गया है। नंबर 1 फिल्ट्रेशन करते हैं, नंबर 2 उसका सेडिमेंटेशन करते हैं, और नंबर 3 डिसइंफेक्शन करते हैं। जब ये टॉपिक आगे आएगा तो इंशाल्लाह मजीद वजाहत हम करेंगे। इस तस्वीर में सूती आलूदगी यानी साउंड पोल्यूशन को दिखाया गया है, किस तरीके से आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गाड़ियों की शोर और खूब लाउडस्पीकर पर बजते हुए तरन्नुम में गाने किस तरीके से हमारे सेहत को असरअंदाज करते हैं, ये इसमें समझाया गया है। इस तस्वीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे तिब्बी इस्तिलाह में ताबकारी कहते हैं, उसकी आलूदगी वजह से इंसान के सेहत पर पड़ने वाले असरात की एक झलक दिखाई गई है। आज डॉक्टर साहबान सीटी स्कैन का एडवाइस करते हैं, तिब्बी मशवरे से ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किस तरीके से सेहत पर असर अंदाज होती हैं, इसको दिखाने की कोशिश की गई है। इस तस्वीर में फजलात के ज़रिए होने वाली आलूदगी यानी वेस्ट मटेरियल जो हमारे किचन से निकलते हैं, हमारे घरों से निकलते हैं, मार्केट से निकलते हैं, किस तरीके से ख़तरनाक होता है, इसको बताने की कोशिश की गई है। और आजकल आपने देखा होगा 3 रंग के, लाल, हरे और नीले रंग के बॉक्स रखे रहते हैं जगह जगह बड़े बड़े सिटीज़ में। लाल से मुराद है ख़तरनाक वेस्ट मटेरियल को यहाँ पर रखा जाए, ग्रीन से मुराद है जो ठोस सॉलिड गैर डेंजरस हैं उनको उसमें रखा जाए, और नीले में जो लिक्विड वेस्ट है उनको रखने की कोशिश की जाती है, ताकि उसके हिसाब से उसको उठाने वाले उठा ले और उनका ट्रीटमेंट भी सॉलिड, लिक्विड और हैजार्डस वेस्ट के ट्रीट करने का तरीक़ा अलग अलग है। किस तरीके से हम आलूदगी से पाक करेंगे, ये मुनहसर करता है कि वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, हैजार्डस है। इसके मुताबिक इंसरेशन वगैरह का अमल लाया जाता है, और इसीलिए इनको अलग अलग रखने की कोशिश की जाती है। इस स्लाइड में यह दिखाया गया है कि 3 सब टॉपिक्स, माहौल, हवा और तहविया का तज़किरा हम पहले कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह पानी की आलूदगी, सूती आलूदगी, ताबकारी आलूदगी, फजलात, बायोमेडिकल वेस्ट और ई वेस्ट को किस तरीके से सही किया जाएगा, उनको पाक किया जाएगा, इस पर इंशाअल्लाह वजाहत की जाएगी। एक मर्तबा दोबारा से पूरे मज़मून को तशरीह करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि पूरा अक्स एक साथ तलबा के जहन में आ जाए। नंबर 1 माहौल। माहौल से मुराद
तमाम बैरूनी हालात और अवामिल हैं जो इंसान की ज़िंदगी और सेहत पर असर अंदाज होते हैं। इसके कंपोनेंट हैं तिब्बी, तबई माहौल, जैसे नेचुरल आपका इन्वायरमेंट, हवा, पानी, मिट्टी, हयातियाती जिसे हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। इसमें इंसान भी है, जानवर भी है, जरासीम भी है, वायरस भी है, फंगस भी है, अलगी भी है। ये तमाम तरीके के लाइव बीइंग, इसको बायोटिक कंपोनेंट के नाम से जानते हैं। और तीसरा है समाजी माहौल, रहन सहन और सकाफत का हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है, ये भी काबिल गौर है। इसका फ्लो डायग्राम दिखाया गया है। माहौल ये तबई भी होता है, हयातियाती होता है और समाजी, तीन तरीके से इसको हम तस्करा करते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल। आइए हवा के असरात को ज़रा हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये हमारे फेफड़े के अंदर दाखिल होती है और वहाँ से पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में पहुँचती है, खून में मिक्सअप होकर के, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वाल्व से होते हुए एओर्टा के जरिए पूरे जिस्म में बांट दी जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। और जिस्म की हर खलियात अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। बगैर ऑक्सीजन के ज़िंदगी नहीं है, इसलिए हवा का साफ शफाफ होना नहायत ज़रूरी है। इस हवा को अगर हम देखें तो इसमें 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है एंड लेस देन 1% इनर्ट गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है। फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट 0.03 है। गौर कीजिए, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.03% होता है। अगर ये हालांकि बहुत कम है, 0.03% बहुत मामूली है, लेकिन हल्का सा भी इजाफा अगर इसमें हो जाता है तो सरदर्द और तमाम तरीके की परेशानियां हमें शुरू हो जाती हैं। अहमियत पूरा जिंदगी के लिए ज़रूरी है, हवा जिंदगी के लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पर सांस लेने के लिए। तब्दीलियां दर्जे हरारत में तब्दीली करती है, नमी और दबाव, आलूदगी, धुआं, गाड़ियों का अखराज, सनती फजला, तहफ़्फ़ुज़ व कंट्रोल, दरख्त लगाना, धुआं कम करना, साफ तवानाई इस्तेमाल करना। मेरे अज़ीज़ तलबा, ये सब है वही चीज़ें हैं जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख रहे हैं, लेकिन जहन को मुतवज्जह करके जहन में लाना है और उसको एग्जामिनेशन में लिख देना है। यह हवा का फ्लो डायग्राम दिखाया गया है। जब इसकी तशरीह करनी हो तो इससे सबसे पहले उसका कंपोजिशन बताएंगे कि 78% आपको नाइट्रोजन है, 21% तकरीबन ऑक्सीजन है, लेस देन 1% इनर गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.03 है। इसके इम्पॉर्टेंस क्या है, इसके चेंजेस, तग़य्युरात क्या होते हैं, इसका पोल्यूशन क्या होता है और इसको कंट्रोल करने के तरीक़े क्या हैं। इसके असरात का अंदाज़ा हमें तब लगा जब कोविड की महामारी थी और उस वक्त खूब ये लफ्ज़ वेंटिलेशन, वेंटिलेटर, 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 जब इंसान को कुदरती तौर पर हवा दस्तयाब नहीं हो पाती या कुदरती तौर पर दस्तयाब हवा को इंसान फेफड़े के अंदर नहीं ले जा पाता, तो उसको हम वेंटिलेटर मशीन पर रख करके मसनवी तरीक़े से हवा देने की कोशिश की जाती है ताकि ज़िंदगी उसकी बाकी रहे। तो तहविया से मुराद ताज़ा हवा की आमद और आलूदा हवा का अखराज। मेयार क्या है, मुनासिब रोशनी, हवा का आज़ादाना आमद रफ्त, खिड़कियाँ और रोशनदान। ये अक़साम कुदरती भी हो सकती है, मसनवी भी हो सकती है। और वेंटिलेशन, आर्टिफिशियल तरीक़े से हवा को इंसान के जिस्म के अंदर
दाखिल करने को हम वेंटिलेटर कहते हैं या वेंटिलेशन कहते हैं। वैसे रोज़मर्रा की भी ज़िंदगी में हमारा रूम वेंटिलेटेड होना चाहिए, हमारी रहाइशगाह वेंटिलेटेड होना चाहिए, यानी खिड़की हो, रोशनदान हो, सूरज की शुआएं आ रही हो, हवा आ रही है तो हम कुदरती माहौल में कुदरती तरीके से हवा ले लेंगे। लेकिन जब हवा को फेफड़े के अंदर सक करने की सलाहियत नहीं रह जाती है, तब हमें मसनवी तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन यानी वेंटिलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है जिंदगी को बचाने के लिए। नेक्स्ट सब टॉपिक पानी है। मेरे अजीज तालिब इल्म, जरा पानी पर गौर करें। दुनिया के रकबे का यानी सरफेस एरिया का तकरीबन 75 हिस्सा पानी है और 25% हिस्सा ही खुश्की है। जहां हम जितने सातों प्रायद्वीप या सब कुछ पूरी दुनिया को ले लें तो 70% चारों तरफ हमारे पानी है और 25% खुश्की है। और उस तरीके से मेडिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो इंसान के वजन का तकरीबन 70% हिस्सा पानी होता है। जब जाड़े में इसहाल वगैरह हो जाता है और उसमें खूब पाखाना होता है और उसके साथ पानी बाहर निकल जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है। यानी जिस्म को हाइड्रेटेड रखना सेहत के लिए निहायत ज़रूरी है। अब इसके ज़राए क्या हैं? नेचुरल बारिश से भी हो सकता है, दरिया से भी हो सकता है, कुआं से भी हो सकता है, झील से भी हो सकता है। इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं, साफ सफाई के लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए करते हैं। ज़रूरत इंसान को रोज़ाना मुनासिब मकदार में पानी दरकार होता है, चाहे वो इंसान हो, पौधे हों, सबको पानी की दरकार है। अब चूंकि इंसानी सेहत पर हम अपना जहन मरकूज कर रहे हैं तो इंसान के बारे में तस्करा कर रहे हैं। और ये पानी दो तरीके का होता है, एक आलूदा गंदा पानी जो सेहत के लिए मुफीद नहीं होता है, और एक साफ सफा पानी जो सेहत के लिए मुफीद होता है। पानी कब आलूदा हो जाता है? जब इसमें मुख्तलिफ मादनियात, जैसे दरिया का पानी है, झील का पानी है, तमाम चट्टानों से होकर के नीचे आता है, तो चट्टानें आहिस्ता 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 ज़र्रात में टूट करके छोटे छोटे ज़र्रात की शक्ल में पानी में घुल जाते हैं। इसलिए वो आयरन है, कैल्शियम है, या और भी मुख्तलिफ तरीके मादनियात, मिनरल्स इसमें शामिल हो जाते हैं। अब ज़रूरत से ज़्यादा जब शामिल हो जाते हैं तो हमारे लिए पानी आलूदा हो जाता है। उसकी सफाई करना ज़रूरी है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो यानी साफ़ सफाई, पानी की खुसूसियत क्या होनी चाहिए? साफ़ होना चाहिए, बेरंग, इसका कोई रंग नहीं होता है, और इसमें कोई बू भी नहीं होना चाहिए, और जरासीम से पाक भी होना चाहिए। ये पानी के करैक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ तक कि वज़ू के लिए भी जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है, उलमा इकराम से हमने सुना है कि ये साफ़ हो, बेरंग हो, और इसमें कोई बू ना आ रही हो, यानी बदबू भी ना हो, और जरासीम से पाक हो। आइए पानी की सख्ती यानी हार्डनेस के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको बताया था कि जो मादनियात है, मसलन आयरन का नाम हमने लिया था, कैल्शियम का नाम लिया था, एक और जो है यहाँ पर मैग्नीशियम को भी दिखाया गया है। जब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, या मैग्नीशियम के सल्फेट, मैग्नीशियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुल जाते हैं पानी में, तो हम कहते हैं कि ये पानी हार्ड हो गया है, ये पीने के लायक नहीं है, सेहत पर मुज़िर असरात पड़ते हैं। अब इसकी वजह क्या है? आलूदगी, गंदा पानी, सनाती फुसला। अभी तक इस लफ्ज़ की वजाहत हमने नहीं की। आज जितना डेवलपमेंट हो रहा है, तमाम तरीके के कल कारखाने, इंडस्ट्रीज, पानी का बेशुमार मिक़दार में इस्तेमाल किया जा रहा है, और बग़ैर ट्रीटमेंट के पानी आपको नदियों में,
तालाबों में फेंक दिया जा रहा है और वही पानी फिर रिसाइकिल होकर के अंदर अंदर लीच करके वाटर स्ट्रेटा को खराब कर रहा है, गंदा कर रहा है। और जब हम पानी चाहे जेट से खींचे चाहे जो है पंप से खींचे, वही पानी हमारे लिए दस्तयाब हो रहा है। जैसे आपकी पेपर इंडस्ट्रीज हैं, आपके जो है लेदर इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें पानी का इस्तेमाल ना हो रहा हो। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कम होती है, लेकिन वहाँ अलग तरीके का मसला होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हो रहा है और पानी का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए आपको ये पानी गंदा हो जाता है। आजकल आपने देखा होगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो पूरे शहर का पानी है उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जो घरों से जो इंडस्ट्रीज से निकलता है, और उसको पहले हम जो है साफ करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट यानी गंदे पानी को साफ करने वाले आलात या मशीनरी या इक्विपमेंट्स को हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के नाम से जाते हैं। इसमें सबसे पहले फिल्टर किया जाता है। बड़े बड़े आपने देखा होगा पैरेलल बार्स लगी होती हैं। जरा सा अपने शहर के किसी भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मुआयना कीजिए, वहाँ पैरेलल बार्स लगी रहती हैं ताकि फ्लोटिंग सॉलिड उसमें से अलग हो जाए। फिर उसके बाद उसका सेडिमेंटेशन कराया जाता है। सेडिमेंटेशन कराने के बाद ताकि जो उसमें ग्रेविटी की वजह से जो सॉलिड, जो डेंस मटेरियल है, जो वो नीचे सेटल कर जाएं, जो भारी अज्जा हैं, और जो हल्के अज्जा हैं वो ऊपर तैरेंगे। जो ऊपर तैरेंगे उनको आप फिल्टर करके निकाल लेंगे। जो सेटल्ड हो जाएंगे वो धीरे धीरे सेटल्ड होते रहेंगे। फिर उसके बाद उसका क्लोरीनेशन किया जाता है या ओजोनेशन किया जाता है, या सूरज की शुआएं जो है आपने देखा होगा जगह जगह शहरों में पार्कों में फवारे लगे रहते हैं। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते हैं, बल्कि पानी को फिजा में जो है भेजते हैं और सूरज की शुआओं से जो उसमें अंदर जरासीम होते हैं कुदरती तौर से इन शुआओं के ज़रिए किल कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। ये यहाँ पर पानी का फ्लो डायग्राम दिखाया गया है कि जब इस चैप्टर को डील करें तो उसके ज़राए को डील करना है, उसके इस्तेमाल को डील करना है, उसकी ज़रूरियात बतानी है, साफ़ पानी के क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं और सख्ती या हार्डनेस क्या होता है, आलूदा गंदा पानी क्या होता है, उसकी सफाई कैसे करते हैं। जैसे हमने शुरू की स्लाइड में दिखाया था कि पहले उसको आप जो है फिल्टर करेंगे, फिर सेडिमेंटेशन करेंगे और फिर उसके बाद क्लोरीनेशन या डिसइंफेक्शन करेंगे, जरासीम से पाक करेंगे। ये 3 मराइल होते हैं। नंबर 1 फिल्ट्रेशन, नंबर 2 उसका सेडिमेंटेशन, बैठा देना नीचे जो है पानी को थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए रेस्ट करा देते हैं। तो जो भारी अज्जा हैं वो ज़मीन की तली में बैठ जाते हैं और फिर साफ सफा पानी ऊपर से बाहर गुजरता है, दूसरे टैंक में जाता है और वहाँ से उसका ओजोनाइजेशन या क्लोरीनेशन या डिसइंफेक्शन के कोई ज़रिया इस्तेमाल करके या एक से ज़्यादा तरीके इस्तेमाल करके जरासीम वगैरह से पाक कर लेते हैं। आइए सूती आलूदगी या साउंड पोल्यूशन के बारे में हम समझते हैं। साउंड 2 तरीके की होती है। एक को हम ऑडिबल कहते हैं, यानी वो साउंड जो हमें सुनाई देती है, और दूसरी साउंड की वो किस्म होती है जिसको हम अनऑडिबल कहते हैं, जो हमें नहीं सुनाई पड़ती लेकिन दूसरे मखलूक को सुनाई पड़ती है। जैसे हम चमगादड़ वगैरह जो है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन लेते हैं, इंसान नहीं सुन पाता है। लेकिन जब ये लिमिट के बाहर होती है तो हमारे सेहत पर मुज़िर असरात छोड़ती है। गैर ज़रूरी और नुकसानदेह आवाज़ को सूती आलूदगी कहते हैं, यानी वो आपको आवाज़ जो सेहत के लिए मुज़िर हो, सुनने में अनप्लीजेंट हो, उसको हम सूती आलूदगी या साउंड पोल्यूशन कहते हैं। इसके असबाब या अवामिल क्या क्या हैं? ट्रैफिक, रोज़ गाड़ियाँ हॉर्न बज रही हैं और तेज़ जो है आपको लाउड स्पीकर चल रहे हैं, और मशीनें हैं, कल कारखाने हैं, 24 घंटे चलते रहते हैं, इनसे भी मुज़िर असरात सेहत पर पड़ते हैं। इसमें असरात क्या होगा? समाअत में कमी होगी, यानी क़ुव्वत समाअत, आपके कान में सुनने की क़ुव्वत घट जाएगी। ज़हनी दबाव होगा,
मेंटल प्रेशर पड़ेगा, टार्चर होगा, नींद में खलल पड़ता है। सूती आलूदगी को कंट्रोल कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि शोर कम करना, दरख्त लगाना, साउंड प्रूफिंग। आजकल दीवारें इस तरीके से बनाई जा रही हैं जो साउंड प्रूफ होते हैं, यानी वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इंसान के सेहत पर उतना मुज़िर असरात नहीं पड़ता जितना कि गैर प्रूफिंग से पड़ता है। सूती आलूदगी को जब आप तज़किरा करेंगे तो इसके असबाब, इसके असरात और इसके कंट्रोल पर तज़किरा किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ताबकारी या रेडिएशन। आपने एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेंज वगैरह के बारे में सुना होगा। जब इसमें तवानाई ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो इंसान के सेहत पर मुज़िर असरात डालती हैं। ये दो तरीक़े की होती हैं, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग, यानी जिस्म पर पड़ने पर जिस्म के ज़र्रात को आयनाइज कर देती हैं, इसलिए इसको आयनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। अब जब ये आयनाइज नहीं कर पाती हैं तो इसको हम नॉन आयनाइजिंग करते हैं। असरात क्या होते हैं? कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, जीनियाती तब्दीलियां होती हैं। आपने हॉस्पिटल में गामा नाइफ सेंटर्स या गामा थेरेपी कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और चाहे कीमोथेरेपी हो या गामा थेरेपी हो, इसके बाद जब पेशेंट को आप देखते हैं तो उनके बाल झड़ जाते हैं, गंजा हो जाता है इंसान। यानी कितना मुज़िर असरात इस रेडिएशंस की वजह से पड़ रहे हैं। वहाँ पर तो ज़रूरी है कि आपको ट्रीटमेंट करना है, लेकिन इससे हत्तल इम्कान बचने की कोशिश की जानी चाहिए। इसीलिए सर्जरी का या गामा या लेज़र थेरेपी का रहनुमाई हकीम या तिब्ब यूनानी के जो हमारे मोतबर हजरात रहे हैं वो कम इससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर बहुत शदीद ज़रूरत पड़ जाए उन्हीं हालात में इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बहरहाल इनके मुज़िर असरात से हम मुनहरिफ नहीं हो सकते, हम बच नहीं सकते। अगर ज़रूरत से ज़्यादा ज़र्रा बराबर भी हो गया तो मुज़िर असरात डालेंगे। इसीलिए बहुत ही कंट्रोल और मुनज़्ज़म तरीक़े से जितना एक्सरे की, जितना लेज़र की और जितना गामा रेडिएशन की ज़रूरत है, सिर्फ उतनी ही मकदार में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उससे ज़र्रा बराबर भी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। जब इस चैप्टर को हम डील करेंगे तो ताबकारी क्या होती है, इसके अक़साम क्या होते हैं, इसके असरात क्या होते हैं और इसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ में इसको जो है हमने कहा कि कंट्रोल्ड लेज़र एक्सपोज़र, कम नुमाइश, इसका एक्सपोज़र बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम वक्फे के होना चाहिए, कम इंटेंसिटी के साथ होना चाहिए। और हिफाजती लिबास आपने देखा होगा इस तरीके से हॉस्पिटल में या जो आपको थर्मल पावर प्लांट जहाँ पर रेडिएशंस के ज़रिए जो है आपको थर्मल एनर्जी पैदा की जा रही है, वहाँ पर ख़ास तरीके का लिबास जिससे दाखिल शुआएं न हो पाएँ इसकी कोशिश की जाती है। और फिर उसके बाद शील्ड, इनसे बचने के लिए ख़ास तरीके का लिबास, ख़ास तरीके का रूम, ख़ास तरीके का माहौल दिया जाता है जिसको हम शील्डिंग कहते हैं। यानी इनको पेनिट्रेट करके इनके अंदर शुआएं दाखिल ना हो पाएँ, इसको हम शील्डिंग कहते हैं। तो ये तीन हिफाजत के तरीक़े हैं: लेस एक्सपोज़र, कम नुमाइश, कम वक्फे के लिए, कम इंटेंसिटी के साथ, हिफाजती लिबास और शील्ड माहौल। फुजलात, फुजलात से मुराद ऐसे गैर ज़रूरी मादे हैं जो इस्तेमाल के बाद बाकी रह जाते हैं। हमारे घरों से, हमारे शहरों से, हमारी सिटीज़ से, हमारे कल कारखानों से बेशुमार तादाद में, बहुत ही ज़्यादा मकदार में
कचरा बाहर निकलता है, इन्हीं कचड़ों को हम फुजलात या वेस्ट के नाम से जानते हैं। इसकी दर्जाबंदी 3 तरीके से की जा सकती है। ये जामिद भी हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं, या लिक्विड माई हो सकते हैं, या खतरनाक डेंजरस होते हैं। ये 3 तरीके से इसकी दर्जाबंदी की गई है। असरात क्या होते हैं? बीमारियों का फैलाव इससे होता है, माहौलियाती आलूदगी होती है, पोल्यूशंस होता है। ये जब पानी में जाएंगे तो वाटर पोल्यूशन होगा, जब ज़मीन और खुश्की में रहेंगे तो आपको सॉइल पोल्यूशन होगा। आजकल बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा मकदार में इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड ज़्यादा से ज़्यादा फसलों उगाने के लिए, अब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और जरासीम को किल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मकदार में इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए माहौलियाती आलूदगी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है फ़िज़ा में। अब इसकी तलाफ़ी कैसे करेंगे, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसको ख़त्म कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको लैंडफिल, इस कचड़े को ले जा कर के जो खाली जगह है, जहाँ गड्ढा है, वहाँ पर ले जा कर के इसको आप भर देते हैं। जो कहीं कहीं आपको दिल्ली वगैरह में सुनने में आता है कि इसके पहाड़ नुमा जो है कचरे का ढेर लग गया है, उसकी रिसाइकलिंग और फर्दर प्रोसेसिंग ना हो रही है। तो जहाँ खाली जगह है वहाँ ले जाकर लैंडफिल कीजिए, रिसाइकिल कीजिए, इसको जो है नॉन हैजार्डस शक्ल में ले आइए, या फिर उसके बाद उसकी कंपोस्टिंग करिए, उससे खाद वगैरह बना लीजिए जो फर्टिलाइज़र के शक्ल में पौधों के लिए इस्तेमाल किया जा सकते। तो फुजलात में इसकी तारीफ, इसकी दर्जाबंदी, इसके असरात और इसकी तलाफ़ी। अज़ीज़ तलबा इकराम, ये स्लाइड्स तिब्बी फुजलात के इंतज़ाम से मुंसलिक है। तिब्बी फुजलात इस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। बायोमेडिकल वेस्ट, चूँकि आप हकीम हैं, डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो आप हॉस्पिटल में ज़रा नज़र डालिए, तमाम तरीके के पॉलीथीन आपको इस्तेमाल की जाती है और उसके अक़साम अलग अलग होते हैं। जैसे पॉली यूरीथेन के जो बैग्स होते हैं, जब बेड रिडन पेशेंट होता है तो उसके फुजलात को खारिज कराने के लिए और स्टोर करने के लिए इन बैग का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा PU बैग, उसमें पेशाब भी एकजा किया जाता है, उसमें पाखाना भी एकजा किया जाता है, उसमें बलगम भी एकजा किया जाता है, यानी तमाम ख़तरनाक चीज़ें जो जिस्म से खारिज होती हैं उसमें इकट्ठा किया जाता है। या जिस सिरिंज का आप इस्तेमाल करते हैं, तमाम तरीक़े की सिरिंज इस्तेमाल की जाती हैं। और इनकी सबसे बड़ी ख़तरनाक पोजीशन ये है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फ़िज़ा में छोड़ दीजिए तो 10 दिन, 20 दिन, महीने भर के बाद अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। इनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी कुदरती तौर पर ये ख़त्म हो जाएंगी, टूट फूट करके फना हो जाएंगी, उनके नुकसानदेह असरात ख़त्म हो जाएंगे। इसके बरअक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी ऐसे वेस्ट जो अपने आप कुदरती तौर पर टूट फूट करके ख़त्म नहीं होते हैं, उनके मुज़िर असरात बाकी रहते हैं, इसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के नाम से कहते हैं। और हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। अब इसका कैसे जो है आप निपटेंगे, उसका मुनज़्ज़म कंट्रोल कैसे करेंगे? तो हस्पताल से पैदा होने वाला ख़तरनाक फुजला आपको तिब्बी फुजलात है, इसका इन्फेक्शन बढ़ने का ज़रिया बनते हैं, बीमारियों का फैलाव इससे होता है। अब इंतज़ाम कि इसको इलाहिदा करें, महफूज ज़ख़ीरा करें और इसकी तलाफ़ी करें। तो इसके लिए डॉक्टर साहिबान या हॉस्पिटल में ख़ास तौर के आपको डस्टबिन बनाई जाती है जहाँ पर सब इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके बाद पॉली पैक में उसको पैक किया जाता है और सीधा इंसिनरेशन प्लांट जहाँ पर मेडिकल वेस्ट को ट्रीट करने का खुसूसी इंतज़ाम होता है वहाँ पर भेजना पड़ जाता है। अगर ये हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है तो हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। लिहाजा निहायत ज़रूरी है कि जो बायोकेमिकल वेस्ट हैं, जो आपको बायोमेडिकल वेस्ट हैं, उनका सही और मुनज़्ज़म
तलाफी किया जाए, उनको एकजा किया जाए और सीधा ट्रीटमेंट प्लांट को भेजा जाए। अगर ये फिज़ा में रहेंगे, चूँकि बलगम है, पाखाना है, पेशाब है, इस तरीके की चीज़ें हैं, इसमें आपके तमाम तरीक़े की बीमारियां फैलने का इम्कान होता है। एक पेशेंट तो बीमार है ही है, वो हज़ारों लाखों लोगों के गैर सेहतमंद होने का सबब बन सकता है। इसलिए इन बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से एकजा करना और ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ भेज करके उसका ट्रीटमेंट कराना, उसको ख़त्म कराना एक लाजमी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। तो इस चैप्टर को डील करने के लिए तिब्बी फजलात क्या होते हैं, वो फजलात जो हॉस्पिटल वगैरह से डिस्चार्ज होते हैं, दूसरा इसका कैसे सेग्रीगेशन करेंगे, फिर इसका स्टोरेज कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि इसकी पूरी तलाफी मैनेजमेंट हो सके। ये आखिरी सब टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक फजलात। आजकल हम लोग अपने घरों में टेलीविज़न, कंप्यूटर्स या इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक आलात इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका सेल्फ डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ये अपने आप फना नहीं होते हैं। जितने भी आपको पीसीबीज हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं जो इसके अंदर से निकलते हैं, ये क़तअन फना नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो इनका किस तरीके से स्टोर करें, ज़ख़ीरा करें और इसका ट्रीटमेंट करें ताकि इनके मुज़िर असरात से बच सकें, इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक फजला और उसके इंतज़ाम में डील करते हैं। तारीफ़ पुराने इलेक्ट्रॉनिक आलात का फजला जो निकलते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फजला कहते हैं। असरात जहरीले मादे, माहौल की आलूदगी, इंतज़ाम में इसकी रीसाइक्लिंग का मुनज़्ज़म इंतज़ाम होना चाहिए, महफूज तलाफ़ी होना चाहिए, दोबारा इस्तेमाल के काबिल अगर बनाया जा सकता है सेहत को बरकरार रखते हुए, तो इसकी दोबारा रीसाइक्लिंग की कोशिश की जानी चाहिए। फ़ी अमानिल्लाह।